हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान अध्याय चौथा है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो ये रहा हमारा अध्याय उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। तो इस प्रस्तुत अध्याय के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। ठीक है, यानी आमतौर से उन्हें जनजातीय समाज के लोगों को क्या कहा जाता था। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। दूसरा सवाल देखिए, देगू किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए गैर आदिवासी सेठ, ठीक है, जो आदिवासी नहीं हैं यानी गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन को देगू। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है गैर आदिवासी, लेकिन क्या है, गैर आदिवासी सेठ होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। और महाजन है, गैर आदिवासी सेठ और महाजन दोनों को दिगू कहा जाता है, तो यहाँ पे महाजन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तीसरा सवाल, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर प्रमंडल में, कहाँ के थे, छोटा नागपुर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखिए गिडालियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी ने किस आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया। तो गांधी का कौन आंदोलन था, तो ये रहे रानी गिडाल्डियो। ठीक है, तो गिडाल्डियो ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही होगा। पांचवा देखिए, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिणाम स्वरूप 15 नवंबर सन 2000 को बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बना। किस, तो कौन से राज्य से, बिहार से, यानी पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद देखिए हमें जोड़े बना यानी मिलान करना है। तो पहला है जादो नांग, तो यहाँ पे देखिए जादो नांग जो थे एक जनजातियों के ये नेता थे और उन्होंने जेलिया राग आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, जेलिया राग आंदोलन। दूसरा हमारा है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या है, सिंह बोगा। ठीक है, सिंह बोगा, तो ये क्या होगा, तो ये दूसरा का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी, सिंह बोगा। समझ में आ गया। कंद जाति, तो कंद जाति जो है वो उड़ीसा में निवास करती है। ठीक है, टिकेंद्रजीत सिंह, तो टिकेंद्रजीत सिंह का संबंध है मणिपुर से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमारा है जतरा भगत, ये लास्ट बन गया। ताना भगत आंदोलन इन्होंने किया, जतरा भगत, तो ये आपका मिलान हो गया 10 है। अब इसके बाद हमारा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी संख्या टोटल 10 है। देखिए क्या है पहला, आइए हल करते हैं। 18वीं शताब्दी में जनजाति समाज के लिए इस जंगल की क्या उपयोगिता थी। ठीक है, वो बताना है हमें। तो 18वीं शताब्दी में जो आदिवासी होते थे, ठीक है, जिस जनजाति समाज आदिवासी कहा जाता था, तो उनके जीवन संबंधी सारे कार्य जंगलों से ही होते थे। चाहे खेती की बात की जाए, रहन सहन मकान की बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भोजन के लिए भी वो जंगल से आश्रित होते थे। ठीक है, तो ये पशुपालन, भोजन और सभी आवश्यक ज़रूरतें वो उनको जंगल से ही प्राप्त होती थी। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो इसका आंसर पहले का हम ऐसे करेंगे, 18वीं शताब्दी में जनजाति समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे। ठीक है, वे जंगलों में व उनके आसपास रहते थे, यानी उनके आसपास रहते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश ज़रूरत की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगल को साफ कर खेती योग्य ज़मीन तैयार करते थे तथा उनके घर भी जंगल के लकड़ियों से ही बने होते थे, अर्थात अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। समझ में आ गया आपको इसका आंसर। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा, आदिवासी खेती के लिए किन तरीक़ों को अपनाते थे। वो खेती वो कैसे करते थे, कौन से उनके तरीके होते थे, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। आदिवासी लोग, पहले आपको लिखना है आदिवासी लोग जंगलों को साफ कर खेती योग्य ज़मीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में वो हल खेती करते थे। यहाँ
ठीक है। यहाँ वे धान दलहन मक्का उपजाते थे, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था, उसे झूम खेती कहा जाता था। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते थे, 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करते थे, और उस जगह उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान ढूंढने की प्रक्रिया करते थे। तो ये उनकी प्रक्रियाएं थी खेती करने के लिए। तो देखिए जंगलों की साफ़ करते हैं खेती के लिए, और उसके बाद देखिए ये पशुपालन भी करते थे। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। तीसरा सवाल देखिए, गैर आदिवासी। गैर आदिवासी का क्या मतलब है? जो आदिवासी नहीं होते थे, सामान्य लोग जो थे, गैर आदिवासी एवं अंग्रेज के प्रति, इन दोनों के प्रति आदिवासी का विरोध क्यों हुआ? आदिवासी इनसे क्यों विरोध करने लगे? इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के लालच में जंगलों में पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। ठीक है। इसके बाद अंग्रेज ने नई लगान व्यवस्था के तहत, यानी कुछ की ज़मीनें अगर बाकी भी होती थी तो वो नई लगान व्यवस्थाएं लागू कर दी। तो उनके ऊपर सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। तो इससे क्या हुआ? उन आर्थिक बोझ बढ़ा, रुपया पैसा देने का उन पर बोझ बढ़ने लगा। अतः लगान की राशि चुकाने के लिए ज़मीन नीलाम होने लगी। ठीक है। फिर महाजन के कब्जे में जाने लगी और महाजन उसे ऊंचे ब्याज यानी ऊंचे कर्ज देने लगे। तो इससे वो दोनों ये शोषण करने लगे, अंग्रेज और गैर आदिवासी में आ जाएंगे महाजन। ठीक है। अतः गैर आदिवासी यानी महाजन और अंग्रेज द्वारा अपनाई गई शोषण की जुल्मों की नीतियों के फलस्वरूप आदिवासियों के उनके प्रति प्रतिरोध और शस्त्र उठाने को विवश कर दी, इसलिए वो विरोध करने लगे। तो ये आपको समझ में आ गया। चौथा सवाल देखिए, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? तो वन अधिनियम जो पारित हुआ तो आदिवासी तो पूर्णतः आजीविका से लेकर हर एक काम के लिए वनों पर डिपेंड करते थे। तो वन अधिनियम आया तो ये सारे काम उनके ठप पड़ गए। ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, सन 1865 में वन अधिनियम बनाया गया। इस वन अधिनियम का काम था जंगलों की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। वन अधिनियम के तहत वृक्षों पर ये सारे कार्य किए गए। ठीक है। और इनका सबका असर ये हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगल पे जो पारंपरिक अधिकार था वो छीनने लगा। वे अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवरों को चराने, फल फूल इकट्ठा करने और वहाँ पे खेती करने, ये सारे उनके बंद हो गए, वर्जित कर दिया गया। अभी तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफ़ी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उनकी अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दी। यानी ये वन अधिनियम आने से सब कुछ बदल गया, सब कुछ उनका बंद हो गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। पांचवा सवाल देखिए, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया कैसे? ठीक है। तो आइए करते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, हमें यहाँ से करना है। ठेकेदारों व महाजनों के अतिरिक्त इस समय उन्हें शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों का उनके इलाके में आगमन, किसके? आदिवासियों के इलाकों में आगमन हुआ। ठीक है। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व अधिकार स्थापित करना, उनको धर्म परिवर्तन कराना। ठीक है। यानी उसे ईसाई बनाना। उन्होंने आदिवासी धर्म, उनकी संस्कृति और आलोचना करना शुरू कर दी कि आपका, यानी जो आदिवासी के धर्म होते थे उनको वो आलोचना करते थे कि तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है और हमारा धर्म अपना लो। बहुत से आदिवासी धर्म परिवर्तन भी कर डाले, यानी करा डाला। इसी ईसाई मिशनरी ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वो सेठ, साहूकारों और महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरी सेठ, साहूकार, जमींदार और बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक और शारीरिक शोषण करती थी। कारण था कि अंग्रेज एवं गैर आदिवासी के खिलाफ जनजाति यानी गैर आदिवासी में आ जाएंगे, ये ईसाई मिशनरी आ जाएंगे, महाजन आ जाएंगे, तो उनके खिलाफ ये शस्त्र उठाने लग गए, यानी उनसे विरोध करना शुरू कर दिया। नंबर सवाल देखिए, बिरसा मुंडा कौन थे? इन्होंने जनजाति समाज के लिए क्या किया? तो सबसे पहले आपको बताना है बिरसा मुंडा कौन थे। तो हम यहाँ से करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 में छोटा नागपुर प्रमंडल में, ठीक है, के तमाड़ थाना अंतर्गत यूलिहातू गांव के निकट एक छोटे क्षेत्र चलगंद में हुआ था। ठीक है। बस इनका परिचय हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया आदिवासी समाज के लिए, तो यहाँ से करना है। सन 1895 में बिरसा मुंडा को उनके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म का प्रतिपादन प्रेरणा मिली। इसके अनुसार उनको भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए उन्हें बीड़ा उठा
उठाया। ठीक, कौन? बिरसा मुंडा ने। तो पहला काम तो हो गया। इसके अंतर्गत मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। दिनों के बाद उनके अनुयायियों ने यानी उनके भक्तों ने, समर्थकों ने संख्या अधिक होने लगी और बिरसा को पैगंबर मानने लगे। ठीक है, ये रहे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा ने प्रचार किया। अब वो मुंडा राज शुरू हो गया था और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। ठीक है, बस यहाँ तक। अब इसके बाद थोड़ा और आपको कर लेना है। यानी बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी भी तरीके का राजस्व उसे नहीं देना है, अंग्रेजों को ज़मीन का उपभोग किए बिना राजस्व नहीं देना है। ठीक है, और उन्होंने लोगों को तीर धनुष शिक्षा दी। तो इस तरीके से उन्होंने जनजाति समाज के कार्य किए। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। 7वां सवाल देखिए, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथालों के शोषण पर छापा लेके कैसे किया करते थे यहाँ पे बताया गया है। जमींदार, पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेहिता जुल्म ढाए, काफ़ी जुल्म ढाए, उनका शोषण किया, उनके ज़मीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% दर के ब्याज वसूला जाता था, काफ़ी ज़्यादा वसूला जाता था। तो यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? 8वां सवाल देखिए, जादू नांग कौन था? उनकी उपलब्धियों के विषय में हमें बताना है। तो पहले आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जादू नांग नामक एक रागमी जनजाति नेता के नेतृत्व में। तो कौन था जादू नांग? तो आपको लिखना है, जादू नांग एक राजमयी जनजाति का नेता था। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी उपलब्धि हमें बताना है। तो जादू नांग के नेतृत्व में, ठीक है, उन्हीं के ही नेतृत्व में, क्योंकि वो उसका क्या था? नेता था। 1920 में जनजाति लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया अंग्रेजों के सापेक्ष। उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जलियांवाला आंदोलन का नाम दिया गया। जादू नांग ने सर्वप्रथम इन तीनों जनजातियों को एकता स्थापित कर अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। ये इनकी उपलब्धि हो गई। और आपको लिखना है यहाँ से, जादू नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिडाल्यू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज की स्थापना का प्रयास किया। इसने जादू नांग ने काफ़ी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसकी भनक मिल गई और तो एक हत्या के मामले में फांसी की सज़ा उनको सुना दी। ठीक है, समझ में आ गया? बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। 9 नंबर सवाल देखिए, जनजाति विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जनजाति विद्रोह में महिलाओं की भूमिका। तो यहाँ से देखिए, ऐसे तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा ही है लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से प्रारंभ करना है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये बिरसा मुंडा के बारे में भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से ये छोड़ देना है, फिर यहाँ से लेके प्रारंभ करना है और यहाँ तक लिख लेना है। थोड़ा सा लंबा है, समझ में आ गया आपको? इस सेशन का आखिरी सवाल 10वां, जनजाति समाज में महिलाओं की घरेलू उद्योग क्या थे? जनजाति के समाज में उस समय महिलाओं के क्या उद्योग धंधे थे वो बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। देखिए, सबसे पहले पुरुषों के क्या थे? पुरुषों के जो धंधे थे वहाँ पे उद्योग धंधे थे, शिकार करना, तीर धनुष, अन्य हथियार रखते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये सारे को कार्य करते थे। ये हाथी दांत, बांस, अन्य धातुओं पर की कलाकारी, ये सारे करते थे। तो हमें तो महिलाओं के बताना है। तो यहाँ पे देखिए, महिलाओं के धंधे, यहाँ तो महिलाओं को उद्योग देखिए, यहाँ पे क्या है? परंपरागत हथकरघा का बुनाई। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे, आदिवासी महिलाओं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने, वस्त्र बनाने के कार्य करती थी। समझ में आ गया? बस यही हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आइए विचार करें। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।